आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है गद्य की विधाएँ। देखिए जैसे एक कोई वृक्ष होता है, उसकी अनेक शाखाएँ होती हैं। उसी तरह से जो काव्य होता है, उसकी कई सारी उपशाखाएँ होती हैं। कुछ उसके जिसे आप अंग्रेजी में ब्रांचेस कह सकते हैं, उसके रूप, प्रतिरूप कह सकते हैं। तो हमारा जो साहित्य शास्त्र है, शास्त्र समझते हैं ना? शास्त्र अपन उस ग्रंथ को कहते हैं, जहाँ हमें किसी भी चीज़ के जो उसके नियामक तत्व होते हैं, जो उसका प्रारूप तैयार जहाँ किया जाता है ना? चाहे वो जीवन जीने की कला हो, चाहे वो साहित्य का रूप हो, चाहे वो धर्म का रूप हो, चाहे राजनीति, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ये सब शास्त्र हैं। क्यों शास्त्र हैं? क्योंकि उसमें उस विषय के स्वरूप को तैयार किया जाता है। तो हमारा जो साहित्य शास्त्र है, तो हमारे साहित्य शास्त्री जिन्होंने इन सब की रचना की, उन्होंने काव्य के 2 रूप माने। एक को कहा जाता है गद्य काव्य और दूसरे को कहा जाता है पद्य काव्य। तो पद्य काव्य हम पिछली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, उसकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ हम समझ चुके हैं। लेकिन जो गद्य काव्य है, गद्य को भी काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि रस की सृष्टि दोनों में ही होती है। अगर रस की सृष्टि ना हो तो फिर वो काव्य नहीं है। हमारे यहाँ जो उसकी परिभाषा की गई है काव्य की उसमें कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात जो वाक्य रस युक्त है वही काव्य है। तो रस की सृष्टि क्या है? रस जिसमें हम विभोर हो जाते हैं। रस जिसको पढ़ के हमारा मन उसमें रम जाता है। रस जो पढ़कर या सुनकर हमें आनंद की अनुभूति कराता है, वो रस कहलाता है। तो जब आप लोग रस की परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जिसको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति होती है। साहित्य क्यों पढ़ते हैं? हमें क्यों कहानी पढ़ना अच्छा लगता है? क्यों हमें उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है? तो उसमें जो सरसता होती है, वो सरसता भावों की और भाषा की, दोनों की के समायोजन से बनती है। अगर हमारे भाव बहुत अच्छे हैं और अगर उनकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास सही शब्द नहीं है, अर्थात हमारी सटीक शब्द योजना नहीं है, तो फिर बात नहीं बनती। और अगर हमारे पास भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें भाव शून्यता है, तो वो शब्द जाल है केवल। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ के हमें मिला क्या? अगर भाव ही उसके तो इसीलिए हर विधा के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है उसका भाव पक्ष और एक होता है उसका कला पक्ष। तो जो उसका भाव पक्ष है, वो जितना सक्षम होना चाहिए, उससे अधिक सशक्त उसकी कहना चाहिए अभिव्यक्ति होना चाहिए, कला पक्ष होना चाहिए। तो अनुभूति और अभिव्यक्ति ये दोनों तत्व किसी भी लेखन के प्रमुख तत्व होते हैं। पिछली बार आप लोगों ने उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, नाटक के तत्व ये सब अपन ने विस्तार से पढ़ा था। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य में गद्य की विधाओं के नाम से जाना जाता है, जो हमारे आधुनिक साहित्य का एक प्रमुख परिचायक हैं, वो सारा गद्य हमारा अलग-अलग विधाओं के रूप में हमारे साहित्य जगत में प्रचलित होता है। तो उसके बहुत सारे रूप हो गए हैं। आज लेखन जो है वो केवल इसलिए नहीं है कि हमारे मन में कुछ आया हमने उसकी अभिव्यक्ति कर दी, लिख लिया। आज लेखन जो है वो एक सामाजिक ज़रूरत बन गई है। क्यों सामाजिक ज़रूरत बन गई है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उससे संबंधित निबंध पढ़ते हैं, उससे संबंधित आलेख पढ़ते हैं, उससे संबंधित हम वो सब पढ़ते हैं जो हमको किसी भी विषय की गहन जानकारी देता है। तो ये गहन जानकारी हमें जो देता है वो गद्य का वो स्वरूप होता है, जो जिस व फ्रेम में आपकी रचना फिट हो गई। अगर आपने आलेख लिखा है, आपने शोध आलेख लिखा है, दोनों में अंतर समझिए, है ना? जो निबंध होता है वो और जो शोध आलेख होता है उनमें क्या विशेष बातें हैं, इन पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो निबंध मतलब हमारे विचार जहाँ निबंध हो, निबंध मतलब अच्छी तरह से बंधे हुए, सुसंगठित, सुसंगठित, सुनियोजित। भाव कैसे? सुनियोजित। भाषा कैसी? सुसंगठित। वाक्य कैसे? छोटे-छोटे
सरल, सहज, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति की पूरी सामर्थ्य उसमें हो। हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, उसमें भाव की समग्रता कहीं भी नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रमुख-प्रमुख बिंदु होते हैं, तो ये काहे से होती है? भाषा जब अच्छी तरह से बंध जाती है, तो उसमें वो क्या कहलाता है? हमारे विषय से संबंधित जो शब्द हैं, हमारी भाषा से संबंधित जो शब्द हैं, उसमें विषयानुकूलता होनी चाहिए। विषयानुकूलता काय में होती है? जैसे मान लीजिए आप कोई किसी वैज्ञानिक विषय पर जो है वो अपने विचार रख रहे हैं। तो उससे संबंधित शब्दावली आपकी उसमें आनी ही चाहिए। अगर आप वाणिज्य से संबंधित कोई विषय लिया है, आपका आलेख जो है वो तो उसमें आपका आँकड़ा संसाधन कैसे होता है, शब्द संसाधन कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो निबंध होता है, निबंध के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जिनकी वजह से हम उसको निबंध कहते हैं, वो क्या हैं? निबंध जो होता है, वो गद्य की कसौटी माना जाता है। गद्य की कसौटी क्यों? क्योंकि जो अच्छा लेखक है, वो कैसे प्रमाणित होगा कि इसका लेखन अच्छा है? तो वो गद्य कितना अच्छा लिख सकता है। कविता तो तुकबंदी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन गद्य लिखना बहुत कठिन काम होता है। तो उसका जो एक प्रारूप होना चाहिए। आप लोग जब प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं, तो आपको 100 नंबर का निबंध लिखने के लिए आता है। कभी-कभी 120 नंबर का निबंध आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, वो भी 70 नंबर का, 50 नंबर का, ऐसे अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अलग-अलग वो रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि निबंध के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। देखिए और इस बात को आप लोग ध्यान से इसलिए भी समझना क्योंकि जो आपको आगे जाके अगर पीएचडी करने का मन है, आप लोग अगर कोई शोध ग्रंथ लिखना चाहते हैं, तो भी आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है। जब आप निबंध अच्छी तरह से लिखना सीख जाएँगे, तब आपका प्रबंध अच्छा लिखा जाएगा। है ना? तो प्रबंध क्या होता है? शोध प्रबंध। उसमें प्रबंधन, भाषा का प्रबंधन, भावों का प्रबंधन, विचारों का प्रबंधन, ये ये निबंध के प्रमुख-प्रमुख तत्व हैं। जहाँ भी बंद शब्द है, वहाँ पर उसका अर्थ सुनियोजन से है, उसके सुगठन से है। तो जब हम कुछ भी लिखना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है, वो क्या होता है? हम एक हाइपोथेसिस आपने शब्द सुना होगा। ये क्या है? आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके दिमाग में एक कल्पना आती है। तो निबंध का सबसे पहला तत्व होता है कल्पना तत्व। आपने एक बिंब बनाया अपने दिमाग में कि हमें एक आपकी शब्द सीमा दी हुई होती है। आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना है, आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना है, आपको 2000 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपके विचार उन 2000 शब्दों में या 1000 शब्दों में कैसे बंधना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो आ रहा हम लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, पता लगा कि जो उसका पहला तत्व है प्रस्तावना ही हमारी 3 पेज की हो गई। ये ये प्रबंधन कहलाता है। तो निबंध का जो सबसे पहला तत्व है वो है कल्पना। कल्पना क्या करती है? कल्पना जो है वो हमारे विषय को निर्धारित करती है और उस विषय को उसके उद्देश्य तक पहुँचाना। है ना? तो उसके लिए हम क्या करें? पहले हम क्या लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम कैसे उसमें जो अपनी बात को विश्लेषित करेंगे, ये सब पहले कल्पना में एक बिंब बनाते हैं, है ना? तो निबंध का पहला तत्व क्या है? कल्पना तत्व। हमें किसी सांस्कृतिक विषय पर निबंध लिखना है, हमें किसी त्योहार पर निबंध लिखना है, हमें किसी सामाजिक समस्या पर निबंध लिखना है, हमें किसी आर्थिक पक्ष पर निबंध लिखना है ना? तो ये क्या है? जो जो भविष्य में जो घट चुका है वो तो हमारे पास आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो भविष्य में घटना है घटने वाला है या जो कुछ भविष्य में होने वाला है, उसको जब अपन देखते हैं, तब हमको क्या लगता है कि हम कैसे कल्पना के माध्यम से उस उस लक्ष्य को तय करें। जैसे आजकल आपने देखा होगा विकसित भारत का एक विज़न दिया गया है। 2047 में भारत कैसा होना चाहिए? उसके लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये क्या है? आप सुझाव किस रूप में देंगे? लेखन के माध्यम से ही देंगे। तो 2047 जो अभी आया नहीं है, कितनी दूर है, उसमें भारत कैसा हो? जब हम इस पर निबंध लिखेंगे, तब सबसे पहला काम हमारा कल्पना। कल्पना कैसे आएगी? जब हम
उसके विषय में विचार करेंगे, जब हम उसके विषय में सोचेंगे। सोचना, विचार करना, ये सब क्या है? ये सोचना और विचार करना, ये वो तत्व हैं निबंध के जिसको हम कहते हैं विचार तत्व। पहला आपने किया कल्पना तत्व, फिर उसका अगला जो दूसरा तत्व है वो होता है विचार तत्व या भाव तत्व, है ना? अब भाव और विचार लगभग समानार्थी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, है ना? समानार्थी हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं है। आपको सबको पता है पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से जलज का पर्यायवाची नीरज हो सकता है, पंकज नहीं हो सकता। हैं दोनों कमल ही, लेकिन जो नीर में खिला है, उसका पूर्ण भाव आ रहा है जल में। तो नीरज और जलज दोनों एक दूसरे के पूर्ण पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर पंकज हम कहते हैं उसकी जगह पे, तो पंकज क्या है? कीचड़ में खिला हुआ है जो कमल कीचड़ में खिला हुआ है वो पंकज है। तो जैसे हम जब कुछ भी लेखन कार्य करते हैं, तो हम जब शब्दों का नियोजन करते हैं, तो हमको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो शब्द संसाधन है वो कैसा हो। तो हम जब किसी भी शब्द के पर्याय के रूप में कोई शब्द लेते हैं, क्योंकि एक ही शब्द को अगर हम बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो पुनरुक्ति दोष कहलाता है। पुनरुक्ति दोष में एक ही चीज़ को अगर हम एक ही शब्द को बार-बार प्रयोग करते हैं, तो वो काव्य दोष में आता है। लेकिन अगर हम उससे संबंधित लगभग मिलते-जुलते भाव, लगभग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा में एक सौंदर्य आता है। तो ये जितने भी अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रकार हैं, पर्यायवाची हुए, विलोमार्थी हुए, जो आप पढ़ते हैं, युग्म शब्द हुए, इन शब्दों का अपना एक जो अर्थ गांभीर्य है, वो तो है ही साथ उसके साथ जो उसका भाव सौंदर्य जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत महत्व की चीज़ होती है, तो उसको भी समझ के हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। तो कल्पना तत्व, फिर भाव तत्व, फिर विचार तत्व। तो भाव में और विचार में क्या अंतर है? विचार बौद्धिक शब्द है। विचार हमारी बुद्धि में पैदा होता है और भाव वो हमारे मन में पैदा होता है। तो भाव हमारा जो भाव जगत है वो हमारे पूरे अस्तित्व का मूल आधार होता है। तो जो हमारे भाव हैं, वो हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। केवल शुष्क विचार अगर होंगे, उसमें भावनाओं का समायोजन नहीं होगा, तो आपके निबंध को कोई रोचकता नहीं आ पाएगी, कोई उसको पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होगा। लेकिन जब पढ़ते-पढ़ते पाठक को ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे ही लिए कही गई बात है, इससे तो हमारा जीवन में भी प्रभावित होगा। तो हम जब पाठक के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये कनेक्ट कौन करता है? ये जो संबंध जोड़ने का काम कौन करता है? तो हमारे विचारों को पाठकों तक जोड़ने का जो काम होता है, वो जो है वो भाव करते हैं। तो हमारे भाव जितने परिष्कृत होंगे, हमारे भाव जितने उदार होंगे, हमारे भाव जितने समाजोपयोगी होंगे, हमारे भाव जितने हम संवेदनशील होंगे, हमारे उन भावनाओं का सम्मिश्रण जब भाषा के साथ होता है, तब वो कहलाता है भावपूर्ण या भाव प्रधान निबंध, है ना? विचार प्रधान निबंध। ये निबंधों के जब अपन प्रकार पे बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे वर्णनात्मक निबंध, विवेचनात्मक निबंध, है ना? तो ये सब क्या है? तथ्यपरक चीज़ें जितनी भी होती हैं, वो सब विषय जो आप ले रहे हैं लेखन का उससे संबंधित होती हैं कि आप विज्ञान से संबंधित विषय पर कुछ लिख रहे हैं या आप बैंकिंग से संबंधित कुछ लिख रहे हैं, आप वर्णनात्मक शैली में लिख रहे हैं कि विवेचनात्मक शैली में लिख रहे हैं। ये सब एक जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको हम लोग सब लोग मान लीजिए ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। लौट के आते हैं तो आप लोगों से कहा जाता है ताजमहल पे एक निबंध लिखिए। एक बच्चा लिखेगा आगरा में स्थित है, वो यूँ उसमें आता है न यमुना के किनारे पे है, उसमें इतनी मीनारें हैं, इतने गुंबद हैं, ऐसे-ऐसे कारीगरी है, आगे गार्डन है, पीछे जो भी। वो क्या कर रहा है उसका वर्णन कर रहा है। वहीं दूसरा विवरणात्मक लिखेगा, विवरण विवरण देगा, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, उन सब का भी समावेश होगा। वो विश्व की धरोहर में शामिल है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, उससे क्या-क्या लाभ भारत सरकार को होते हैं, किस तरह से विदेशी मुद्रा उसकी वजह से हमारे सरकार को ये बहुत सारे कारण उसके
सब चीज़ों पर विचार करके। वो होगा विवरणात्मक, उसका संपूर्ण विवरण दिया है ना? वही लिखेगा यही सब कुछ, लेकिन एक बच्चा लिखेगा उसमें कि अ, कितना परिश्रम उन मज़दूरों ने किया, वो कितना प्रेम करता था अपनी पत्नी से, क्यों उसने बनवाया उसकी याद को इसमें करने के लिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, फिर मज़दूरों के जब हाथ कटवा दिए गए तो फिर क्या, तो आपके भाव अंदर से उद्दीप्त हो जाएँ, आपके अंदर एक करुणा का उद्रेक आ जाए कि कितना नृशंस काम किया गया, इतनी खूबसूरत चीज़ बनाने वालों को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया गया। तो ये क्या है? ये भावात्मक शैली कहलाएगी। तो इसी तरह से जो आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपकी जो भाषा है, वो मूल्यांकन परक होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपका पक्ष-विपक्ष दोनों चीज़ों पर आप विचार लिखेंगे। तो गहन अनुभूति और सशक्त अभिव्यक्ति, ये दोनों ही चीज़ें निबंध के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है? तो भाव में और विचार में आप अंतर समझ रहे हैं ना? विचार जो होता है वो बुद्धि तत्व, है ना? उसको आप बुद्धि तत्व भी कह सकते हैं, और कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, और तीसरा तत्व जो विशेष रूप से माना जाता है, उसको हम अगर करेंगे तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो जो हमारी विवेचना की क्षमता है, उसको पूर्णता देने का जो काम करता है, वो तत्व, वो क्या है? वो हमारा अभिव्यक्ति कौशल है। अर्थ गांभीर्य के साथ-साथ अभिव्यक्ति का कौशल, इन दोनों का सामंजस्य निबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो इन सब का ध्यान हमको निबंध लिखते समय करना चाहिए। परीक्षा में आपसे किसी भी विषय पर निबंध आए, आपको 4, 5, 6 टॉपिक दिए गए हैं, उसपे किसी एक विषय पर निबंध, आप जो अपना विषय तय करें, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वो विषय आपके दिल के कितना करीब है। जब आप उस उससे कनेक्ट जब तक नहीं होंगे, आप उस विषय से जब तक जुड़ाव आपका नहीं होगा भावनात्मक रूप से, तब तक आप उस विषय के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट करने का काम जो होता है, ये हमारी अभिव्यक्ति कौशल करता है। तो जो हमारी भाषा होती है, वो भाषा चीज़ में रोचकता लाती है, उसमें सरसता लाती है, पढ़ने में प्रवाह वो भाषा में, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो जो हमारे विचार हैं, वो भाषा के साथ बहते हैं। उसको कहते हैं भाषा की प्रवाह पूर्णता, है ना? ये आप किसी भी गद्य को लिखेंगे, किसी भी विधा में लिखेंगे, तो ये जो प्रवाह पूर्णता होती है भाषा में, प्रवाह होना और प्रभावोत्पादकता होना, ये दोनों तत्व भाषा की बहुत प्रमुख विशेषता होती हैं। आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर भी अगर लिखेंगे, तो भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको कितने शब्दों में उत्तर देना है, और आपके जो अंदर विचार हैं, वो आपको कितनी अनुमति देते हैं। आपने पढ़ लिया, मान लीजिए रीतिकाल पे कोई निबंध लिख रहे हैं, आपने रीतिकाल पर बहुत सारा पढ़ लिया, उसका परिस्थितियाँ पढ़ ली, उसका इतिहास पढ़ लिया, प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिए, युग पढ़ लिया, कवि पढ़ लिए, सब कुछ इतना पढ़ डाला आपने कि 2 कॉपियाँ आपको कम पड़ गईं, ठीक है? हमारे पास समय केवल 3 घंटे का है, 2 घंटे में हमने केवल रीतिकाल लिखा। अब 1 घंटे में बाकी 4 क्वेश्चन आप कर पाएँगे? तो आपके जो विचार हैं, वो जब आना शुरू होते हैं, तो भाषा उनको संयत रूप में प्रस्तुत करे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है? तो जो कहना चाहिए अगले तत्व के रूप में हम कह सकते हैं, वो उसके बाद अगला जो चरण आता है, वो क्या आता है? वो होता है तथ्यों का विश्लेषण। आपने जो भी सामग्री इकट्ठी की, उसका विश्लेषण। विश्लेषण माने आपको पता है कि ये विषय आपने चूज़ किया है, तो उसकी एक रूपरेखा आप तैयार करेंगे कि पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, फिर हम इसमें पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर हम विषय को समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है, समाज पर क्या उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, दोनों तत्वों पर आप विचार करेंगे। उसके बाद उसको व्यवस्थित करेंगे अपने विचारों को, उसके बाद फिर आप जो हैं वो करेंगे, उसको हम कहते हैं विषय का प्रतिपादन। विषय का प्रतिपादन कैसे करते हैं? विषय के प्रतिपादन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, उसको आपने तर्कसंगत तरीके से अपनी बात कही है या नहीं? प्रमाण आपने जो लिए हैं, वो सही हैं कि नहीं? कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जब तक हम किसी भी चीज़ को केवल सोचते हैं, केवल बोलते हैं, तब तक वो बात हमारी है। लेकिन जब हमारे शब्द जब हमारे विचार शब्दबद्ध हो जाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ लिपिबद्ध कर लेते हैं, फिर वो समाज की धरोहर हो जाती है।
तो आप समाज को जो कुछ भी देने जा रहे हैं, उसमें आपको प्रमाण की, तथ्यों की, इन सब की विशेष रूप से होनी चाहिए कि आप जब किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, कि अरे! ये ऐसा तो है नहीं, ये आपने कैसे लिख दिया? अगर कोई प्रश्न करता है, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि हमने यहाँ से मैटर लिया, हमने इन संदर्भों को उठाया, हमने इन तथ्यों को उठाया, हमने ये चीज़ प्रामाणिकता से ली और हमने केवल अपने हिसाब से नहीं बल्कि जो उसका एक एक जो उसका तथ्यपरकता है ना? तो हमारे विचारों की तथ्यपरकता के आधार पर हम उनका विश्लेषण करते हैं। उसके प्रमाणों की खोज करते हैं। उसके बाद फिर हम उनके संदर्भ भी देते हैं। तो जब हम विषय का प्रतिपादन करें तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं उसके उसके प्रमाण स्वरूप आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण आप कहाँ से ले रहे हैं, किस लेखक को आप कोट कर रहे हैं, किस विचारक को आप कोट कर रहे हैं, किस वैज्ञानिक को आप कोट कर रहे हैं, है ना? किस स्कॉलर को आपने आधार बनाया है। इन सब चीज़ों का ध्यान हमको विशेष रूप से रखना चाहिए। और जब आप तर्कों के साथ अपनी बात करते हैं, प्रमाणों के साथ अपनी बात करते हैं, तो हमारा जो निबंध है वो एक केवल काल्पनिक चीज़ नहीं रह जाती है, वो फिर समाज को एक प्रमुख तथ्यपरक जानकारी जो होती है, वो तो वो समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, ठीक है? तो हमारी बात पर कोई भी इतना विश्वास क्यों करेगा? लेकिन वो बात अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है, तो हम उसको प्रामाणिक मानते हैं। अगर हमारे जितने भी प्रामाणिक कोश हैं, हम अगर उनको कोट करते हैं कि साहित्य कोश में पृष्ठ क्रमांक इतने पे ये बात लिखी है, तो वो चीज़ जो है वो तो आप लोग जब निबंध लिखते हैं या पढ़ते हैं या सोचते हैं तो उसके विषय में, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, निबंध क्या हमारे विचार निबंध हों। ठीक है ना? हमारे शब्द निबंध हों, हमारे भाव निबंध हों, हमारी शैली जो है वो विषयानुकूल हो। तो निबंध शब्द का अर्थ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हमारे भावनाएँ, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी हमारी जो क्षमताएँ लेखन की जो हमारी क्षमता है, उन सब का माने हमारे भाव पक्ष का जब कला पक्ष के साथ सफल समायोजन होता है, तब एक अच्छा निबंध जो है वो आकार लेता है। तो निबंध की जो प्रमुख-प्रमुख विशेषताएँ हैं, वो अच्छा प्रमुख निबंधकार जो हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को बतानी कि जहाँ आप निबंध का विकास पढ़ेंगे, तो आप हर चीज़ का जो गद्य का आरंभ है, वो जो है वो भारतेंदु युग से ही हम आरंभ मानते हैं। तो इस तरह से अपन हमेशा ध्यान रखें कि अर्थ गांभीर्य नष्ट नहीं होना चाहिए, भाषा में व्यंजकता होनी चाहिए, लाक्षणिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिक तार्किक विवेचना की क्षमता होनी चाहिए। हमारे जो लेखन है उसमें मौलिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को कोट कर रहे हैं तो उस किसी और के शब्द हमने अपने शब्द बना लिए। तो उसमें मौलिकता होनी चाहिए। आप विचार किसी से ले सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की शैली आपकी अपनी होनी चाहिए, भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए लोकहित का भाव, माने जो भी विषय आप लिख रहे हैं, उससे किसी को कुछ प्राप्त भी होगा या नहीं होगा, या आप केवल शगल के लिए लिख रहे हैं। तो उसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है? तो जो विषय सबसे संबंधित है, उस विषय में आप कुछ अपना नया जोड़ेंगे। आपने ये पढ़ा कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इतने लोगों का आपने रेफ़रेंस लिया, लेकिन मेरे मतानुसार परीक्षा में भी जब आप लोग प्रश्न लिखें, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग जो है वो कोटेशन बहुत सारे ले लेते हैं, लेकिन एमए में आके या जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लिखते हैं, वहाँ के आपकी अपनी सेह का बहुत महत्व हो जाता है। तो आपके अपने मतानुसार क्या? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? वो मूल्यांकन परक शैली में हमको अंत में उसका निष्कर्ष या जिसे हम उपसंहार कहते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना हो गई, उसके बाद फिर विषय का विवेचन हो गया, उसके बाद फिर उसका निष्कर्ष निकाला आपने जिसे हम उपसंहार कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कुछ नया निकाल के कुछ अपनी नई मौलिक उद्भावनाओं के साथ आप अपने निबंध को आरंभ करें तो और अंत करें तो दोनों कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो शुरू में ही सबसे अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ना चाहिए। तो भाषा में प्रवाह होना चाहिए, प्रभाव देने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें साहित्यिकता होनी चाहिए क्योंकि आपका निबंध साहित्य तभी बनेगा जब वो समाजोपयोगी होगा। आपका लेखन निबंध लिखें आप या कोई भी विधा लिखें, वो
साहित्य की कोटि में तभी आएगी जब उसमें साहित्यिक गरिमा होगी, साहित्यिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाएगा। अपशब्दों का प्रयोग ना करें, साहित्यिक गरिमा जो होती है उसे बनाकर रखें और सही शब्द योजना, सटीक शब्द योजना करें। उसमें रागात्मकता होनी चाहिए। जो लेखक है उसकी अपने व्यक्तित्व की छाप उसमें दिखाई देती है। तो आप जैसा आपकी भाषा होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व आपके लेखन में दिखाई देता है। तो उसमें एक उम, अपनेपन का टच होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप पाठक को अपने से जोड़ने की क्षमता रखते हैं, है ना? तो इस तरह से एक अच्छा निबंध लिखने के लिए जो एक मर्यादित अभिव्यक्ति, मौलिक चिंतन, है ना? ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया कहीं से लेकिन उस पर आपने स्वयं ने भी विचार किया कि नहीं किया? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी निबंध के बारे में इतना पर्याप्त है। इसके बाद जो अगली विधा आती है हमारी, गद्य विधाओं में अगली विधा, इसे हम कहते हैं अम, बहुत सारी हैं देखिए जीवनी है, आत्मकथा है ना? संस्मरण है, निबंध है, आपके यात्रा साहित्य है, पत्र साहित्य है, डायरी लेखन है, बहुत सारी विधाएँ और अब हमारी लेखन कला जो है वो रोज़गार से जुड़ गई है, सीधी-सीधी रोज़गार से जुड़ी। आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो आपके लिए जो आपका हिंदी का लेखन है, वो आपके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बहुत सारे आयाम लेके खड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो अपने लेखन को आप अपने रोज़गार का साधन बना सकते हैं। तो उसके लिए आप जो मीडिया लेखन विशेष रूप से आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो प्रिंट मीडिया में लेखन क्या होना चाहिए, विज्ञापन लेखन आपको किस तरह से पैसा दे रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी जाती हैं, वृत्तचित्र जिसे हम कहते हैं, तो ये सब बहुत पैसा दिला रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपन बात करते हैं, तो वहाँ तो बहुत सशक्त लेखन, समाचार लेखन, है ना? बहुत सारी ऐसी हम लोग छोटी-छोटी फ़िल्में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो हम अपने लेखन के माध्यम से अ, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये पैसा कमाना का मतलब हिंदी आपको किस तरह से रोज़गार दिला रही है। हिंदी लेखन जो है वो आपको किस तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है। तो आज जो हमारा लेखन है, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी एक सामाजिक उपयोगिता बराबर बनी रहना चाहिए। केवल अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हम ना लिखें, है ना? तो जैसे मान लीजिए बहुत सारी लोक कथाएँ होती हैं, जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उन पर कही जाने वाली जो कथाएँ हैं, हर घर में पूजा-पाठ होते हैं। हर घर में कहानियाँ कही जाती हैं पूजा के समय। आज दौज की पूजा होगी तो 2 कहानियाँ होंगी, तीज की पूजा होगी तो 3 कहानियाँ कही कही जाएँगी, चौथ में कोई व्रत आ रहा है तो उसमें 4 कहानियाँ कही जाती हैं, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी अपने यहाँ एक लंबी परंपरा है, हर तिथि हमारे यहाँ त्योहार है। तो उस तिथि का वैज्ञानिक महत्व क्या है? आज उन कथाओं को हम क्यों पढ़ें? उन कहानियों को उस पूजा में क्यों कहा जाता है? उससे हमें कोई सामाजिक संदेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इन सब चीज़ों पर आजकल लेखन बहुत ज़रूरी लेखन है। तो आप लोग सब नए लेखक हैं, आप लोग सब नए आगे आने वाले समय में हिंदी की मशाल लेकर आगे चलने वाले हैं। आप लोगों के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट राजपथ होना चाहिए कि हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है, किस रास्ते पे चलना है। आप जब लेखन की बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया लेखन जो है, वो आपका इतना सशक्त होना चाहिए, उसके लिए आपको जो भी विषय आप उठा रहे हैं लिखने के लिए, हर विषय का लेखन ज़रूरी है। आज 24-24 घंटे के चैनल चल रहे हैं, उनको सार्थक लेखक चाहिए, सार्थक लेखन चाहिए, सार्थक वो विधाएँ चाहिए, जिससे वो अपने आप देखिए साहित्य से संबंधित, भाषा से संबंधित कितने कार्यक्रम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई लिख रहा है। उन तक कोई ना कोई उस विषय का महत्व प्रतिपादित कर रहा है और आप जब अपने पुरातन को अधुनातन परिस्थितियों के साथ जोड़ेंगे, तो वो लेखन आपका जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। तो आप जब रिपोर्टाज लिखते हैं, रिपोर्टाज साहित्य की एक बहुत सशक्त विधा है। कहीं कुछ कार्यक्रम हुआ, कहीं कोई बड़ा उत्सव हुआ, उसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग एक पत्रकार कर रहा है, जो केवल इतना बताएगा कि अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा, बम्बई में अश्वमेध यज्ञ हुआ।
केवल इतनी सूचना कि हाँ, इतने लाख लोगों ने उसमें आहुतियाँ दी, इतने हज़ार कुंडों का यज्ञ हुआ, उसका ये उद्देश्य था, ये सब इतना क करके इतना तो रिपोर्टिंग वो भी लिखी। जो हमारा रिपोर्टाज होगा, रिपोर्टाज क्या करेगा? उस विषय की सामाजिक उपयोगिता भी बताएगा। नासा की कितनी टीम्स लगी, नासा की कितनी टीम्स ने वो शोध किया कि इतने बड़े-बड़े जो यज्ञ का आयोजन होता है, उससे हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ रहा है, हमारा पर्यावरण उससे किस तरह से प्रभावित हो रहा है और किन-किन बीमारियों पर काम किया गया, कौन-कौन सी औषधियाँ मिला-मिला के जो है वो ये किया गया, जिससे कि इतनी बड़ी-बड़ी जो महामारियाँ देश पे आ रही हैं, उनसे रक्षा। तो आपकी दृष्टि किसी भी रिपोर्टिंग की ये होनी चाहिए कि उसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। जो काम हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है। ये रिपोर्ट करना एक अलग चीज़ है, वो प्रतिवेदन बना देना एक अलग चीज़ है। लेकिन जब साहित्य की विधा रिपोर्टाज वो कब बनेगा? रिपोर्टाज तब बनेगा कि वो आपकी रिपोर्ट जो है वो उसकी सामाजिक उपयोगिता को दर्शाती हुई उसके महत्व को प्रतिपादित करेगी कि इतना बड़ा आयोजन जो हुआ, वो कैसे हुआ, कितने लोगों ने उसमें सहभागिता की और इतने बड़े-बड़े आयोजनों के जो उद्देश्य होते हैं, उनमें सहभागिता करना हमारे जीवन को कैसे सफल बना देता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये सारी चीज़ें। तो रिपोर्टाज एक ऐसी विधा है जो कि अ, किसी भी कहना चाहिए आयोजन की, किसी भी पर्व त्योहार की, किसी भी चीज़ की जब आप इस तरह से लेखन करते हैं आप उसका कि वो चीज़ जो है वो आपकी आपका जो न लिखा देखिए जो लेखन है आपका, जो जिस विधा को आप लिखने जा रहे हैं, जैसे रिपोर्टाज है, ये एक फ्रेंच का शब्द है ना? फ्रेंच का शब्द है, उस फ्रेंच के शब्द को उसका मतलब होता है रिपोर्ट करना। लेकिन जब वो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्टाज कब बन जाती है? जब उसमें उसमें हमारी भाषा में सरसता होती है, जब उसके साथ हम जो है वो अपने पाठकों को इतना जोड़ सकते हैं कि इतनी रोचक शैली में हम उस चीज़ को वर्णित करते हैं कि वो विधा जो है वो पत्रकारिता को सरस बना देती है। पत्रकारिता को सरस भाषा में, सरल भाषा में, रोचक भाषा में इस तरह से करना कि आपने अगर न्यूज़ पढ़ना वो शुरू कर दी, तो आप बीच में से ना छोड़ पाएँ। आपको लगेगा अरे वाह! इतना महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। अरे वाह! इतनी अच्छी सभा हुई। अरे वाह! उसमें तो ऐसा भी हुआ। तो ये जिज्ञासा का भाव आपके अंदर से जागृत हो जाए। तो रिपोर्टिंग करना देखिए कितने लोग रिपोर्टिंग करके आज जो है वो पैसा कमा रहे हैं। कितने संवाददाताओं को नौकरी मिल रही है। किस बिना पर? उनकी भाषा कौशल के बिना पर। उनका भाषा सौंदर्य जो है तो उसमें उत्सुकता है कि नहीं, प्रवाह है कि नहीं, उसमें साहित्यिक गरिमा भाषा की बनी हुई है कि नहीं, केवल काल्पनिक चीज़ें तो नहीं हैं, यथार्थ से भी जो जुड़ाव है कि नहीं उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी लेखक, कोई भी पत्रकार, कोई भी कलाकार जो होता है वो उस भूमिका का निर्वाह करता है जो समाज को व्यक्ति के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका आईना, उसका दर्पण कहलाता है ना, साहित्य में हमको दिखाई देता है कि हाँ, जो यथार्थ का चित्रण होता है, वो दर्पण दिखाता है। तो साहित्य क्या करता है? साहित्य भी जो समाज में हो रहा है, उसी की तस्वीर हम तक पहुँचाता है। तो रिपोर्टाज जो विधा है, तो उसमें आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरसता, साहित्यिक गरिमा और कलात्मक भाषा इन सब चीज़ों का तो जब तक फैक्ट्स से अगर दूर होगा, तो भी वो किसी काम का नहीं है। तो यथार्थ जो होता है, उसका चित्रण ज़रूरी होता है। अगली विधा के रूप में अपन ले सकते हैं संस्मरण। संस्मरण क्या? स्मरण के आधार पर लिखा गया कोई भी ऐसा ऐसा घटनाक्रम, कोई भी ऐसा प्रसंग जो लेखक के जीवन में घटी हुई घटनाओं को या उसके इतने आत्मीय किसी के जीवन के साथ घटी हुई घटनाओं को वो स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध करता है। स्मृतियों में मित्र भी हो सकते हैं, स्मृतियों में कोई घटना भी हो सकती है, स्मृतियों में कोई महापुरुष भी हो सकता है, स्मृतियों में हमारा कोई पारिवारिक जन भी हो सकता है। तो आप किसी के भी बारे में जब अपने जीवन
में घटी हुई किसी घटना को या अपने मित्र को या अपने व्यक्ति को जीवंत कर देते हैं। जीवंत कैसे हो सकता है कोई? आज से मान लीजिए 15 साल पहले हमारी माँ हमको छोड़ के चली गईं। लेकिन हमारी उम्र अगर 40 साल है, हमारी उम्र अगर 50 साल है, तो कम से कम 30 साल का 35 साल का जो उनके साथ हमारा संबंध रहा, वो कैसा था? अगर हम कोई संस्मरण लिख रहे हैं, हमारे कोई मित्र हैं, हमारे कोई साहित्यिक मित्र होते हैं, जैसे ख़ास तौर से आप इस तरह जैसे राजनेता हुए या कोई ऐसे साहित्यकार हुए बड़े, जिनका जीवन, उनके जीवन के प्रसंग, उनके जीवन की घटनाएँ पढ़कर कोई भी जीवन जीने की कला सीख सकता है। कोई भी अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकता है। तो इन संस्मरणों का जो महत्व है, वो क्या है? देखिए, बहुत सारे धर्मगुरु होते हैं, बहुत सारे समाज सुधारक होते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग, तो इनको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जिनसे कुछ सीख कर हम भी अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं। तो संस्मरण क्या करता है? अपने मित्रों की या संबंधियों की या जिसको भी आप अपना कहना चाहिए किरदार बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप संस्मरण लिखना चाहते हैं, वो व्यक्ति उसकी घटनाओं के माध्यम से आप जो जिनको हम नहीं जानते, हम जैसे मान लीजिए कोई बड़ा साहित्यकार है, आप महादेवी वर्मा के संस्मरण पढ़िए। उनके समय के जो छायावादी प्रमुख प्रमुख कवि थे, उनके विषय में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, हम तो उनसे नहीं मिले, लेकिन उन संस्मरणों को पढ़कर हम उनके चरित्र से हम निराला निराला जी आप पढ़िए, महादेवी वर्मा का जो निराला है, उसको पढ़िए। निराला जी कौन थे, कैसे थे, कैसा उनका जीवन था, कैसे उनमें तो उनके जीवन की घटनाएँ पढ़ना हमको रोचक क्यों लगता है? क्योंकि वो उनका जीवन हमारे लिए एक संदेश की तरह से था। क्योंकि उनका जीवन, उनके जीवन की घटी हुई घटनाएँ स्मृति के आधार पर जब रोचक शैली में प्रस्तुत की जाती हैं, तो वो विधा क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं संस्मरण। ना स्मरण करना किसी को, और संस्मरण किसी को ऐसे विशेष उद्देश्य से स्मरण करना। हम क्यों स्मरण कर रहे हैं उनका? क्योंकि हमें एक कुछ आलेख ऐसा लिखना है कि हम उनके जीवन की घटनाओं को आगामी पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं। तो वो जो उनके जीवन की धरोहर है, जो उनके जीवन मूल्य हैं, उनके जो जीवन जीने की कला है, उसको धरोहर की तरह से हमारे अंदर वो स्मृति के रूप में है। लेकिन उसको हम शब्दबद्ध करके जब उसको हम लोकोपयोगी बना देते हैं, उसको जब हम समाजोपयोगी बना देते हैं, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग ऐसे होते हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन जो होता है, वो संस्मरण होते हैं। उनके जीवन के ऐसे कि वो क्या कहलाते हैं, अनुभव के कोश हैं वो, जीते-जागते, चलते-फिरते। अब उनका जीवन कुछ ही वर्षों का शेष है, लेकिन उनके जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की, जो कुछ भी ऐसा था हमारे सीखने लायक, उन सबको हम एकत्रित करके और उसको अगर हम संस्मरण के रूप में लिख देते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जीवन जो उन्होंने 70 साल, 80 साल, 85 साल जिया, वो पूरा का पूरा जीवन किसी दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो संस्मरण हम उन्हीं लोगों का लिखते हैं जिनके जीवन से हमें कुछ तो कल्पना के माध्यम से तथ्यों को जो सही तथ्य हैं, यथार्थ को कल्पना के माध्यम से और रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम संस्मरण करते कहते हैं। तो उसमें जो आपने नाम सुना होगा संदेशप्रद संस्मरणों की एक बहुत बड़ी पूरा साहित्य संस्मरण साहित्य बहुत उपयोगी है। उसमें भगवती चंद्रमा के ये साथ और हम जीवन की रेखाएँ, महादेवी वर्मा के सतपथ के साथी, है ना? बहुत सारे संस्मरण तो आपको इतने मिलेंगे कि और इतने रोचक होते हैं वो, ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हम उस समय में पहुँच गए। लखनऊ के संस्मरण हैं, बनारस के संस्मरण हैं, बड़े-बड़े साहित्यकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कैसे साथ में पढ़ते थे, कैसे चाय की घुमटी पे बैठ के साहित्यिक चर्चाएँ करते थे, कैसे एक-दूसरे की अगर 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की भी ज़रूरत होती थी, तो एक-दूसरे की मदद करते थे और कैसे बड़े-बड़े काम जो हैं वो सध जाते थे। एक की बेटी सबकी बेटी होती थी। तो ये सब चीज़ें वो आत्मीयता, वो अपनापन, वो सब आज हम अपने जीवन में कितना महत्व रखती हैं वो सारी चीज़ें, ये हमको समझनी चाहिए और उनके वो संस्मरण हमारे जीवन में
आगे की आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा और संदेश देते हैं। तो जो धरोहर है एक तरह से संस्मरण साहित्य अनुभूत तत्वों की कलात्मक अभिव्यक्ति, है ना? ये संस्मरण की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण तो सबसे अधिक प्रमुख होता है कि वो उस घटना को किस दृष्टि से देख रहा है ना? केवल वो अपने मित्र को याद कर रहा है या अपने मित्र के जीवन की उन घटनाओं को भी आप तक पहुँचाना चाह रहा है, तो ये सब आपके एक चलचित्र की तरह से स्मृति जो है वो दिमाग में हमारे चलती है जब हम संस्मरण पढ़ते हैं। इससे बिल्कुल मिलती-जुलती एक और विधा है जिसे हम कहते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र भी संस्मरण के बहुत आस-पास की ही चीज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें शब्द चित्र शब्द चित्र समझ से हमने शब्दों से एक ऐसा चित्र बना दिया कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई चित्र देख रहे हैं। हमारे समक्ष इस तरह से क्यों वो चीज़ कहाँ से आती है? शब्द चित्र कहा कहा गया है जब रेखा चित्र तो शब्द इतने सशक्त हों, शब्द इतने सार्थक हों, शब्दों की योजना इतनी अच्छी हो कि हमारे आँखों के सामने एक चित्र अंकित हो जाए। ऐसा नहीं लग रहा हमको कि हम पढ़ रहे हैं, बल्कि पिक्चर देख रहे हैं। कई कहानियाँ पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे बिल्कुल उसी गाँव में पहुँच गए या उसी मोहल्ले में पहुँच गए या उसी परिवार में पहुँच गए। हम भी जो है वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये शैली की चित्रात्मकता कहलाती है। शैली की चित्रात्मकता शब्द चित्र बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो रेखा चित्र जो है वो गद्य साहित्य की वो विधा मानी जाती है जिसमें भावों और भाषा का ऐसा समायोजन होता है, ऐसा संयोजन होता है कि अपने आप दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। उसको शब्द चित्र कह सकते हैं, है ना? एक बार शायद आप लोगों को पहले मैंने एक उदाहरण भी दिया था। एक कविता है एक कविता है, इसको संस्मरण से इस रेखा चित्र से मत जोड़िए लेकिन मैं शब्द चित्र क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवती चरण वर्मा की एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं, चरमर चरमर चूँ चरर मरर, जा रही चली भैंसा गाड़ी। अब भैंसा गाड़ी जा रही है तो उसमें से आवाज़ आ रही है, लेकिन आप फिर शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कोई सड़क में कोई ऐसा राजपथ नहीं है, गाँव की जैसी पगडंडियाँ हुई और तब जैसी होती थी जब भगवती चरण वर्मा लिख रहे थे। वो गाँव की एक सड़क है जिसमें चरमर-चरमर पहिए में से आवाज़ जो आ रही है वो चरमर-चरमर आवाज़ कब आती है? उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है, उसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत है, इतना हम समझ सकते हैं। चरमर-चरमर चूँ चरर-मरर कोई गड्ढा आ गया जिसमें पहिया चला गया। तो वो चरमर-चरमर की ध्वनि बाधित हो गई। चरमर-चरमर चूँ चरर-मरर आगे चली तो फिर वो चरमर के वो चरर-मरर। ये क्या है? ये ध्वनि को शब्द ने इतना बाँध लिया कि हमारे दिमाग में वो पिक्चर आ गई कि हम किसी गाँव की सड़क पर अगर कोई गाड़ी जा रही है तो मानो हम उसके साक्षी हो गए। चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भैंसा गाड़ी। बैलगाड़ी नहीं है वो। बैलगाड़ी जो होती है, बैल बहुत सधे हुए कदमों से चलते हैं, लेकिन वो उसे भैंसा चला रहा है। तो इतना इतना यथार्थ बोध हमारे अंदर पैदा कर देता है। कौन? वो शब्द चित्र। तो इसी तरह से जब हम गद्य में जब कोई विधा ऐसी होती है जिससे हम किसी असाधारण व्यक्ति को बहुत साधारण तरीके से सामने ले आते हैं। उसका व्यक्तित्व इतना असाधारण है कि उसके ऊपर हमने कुछ लिखा, तो उसके जीवन की जो घटना है, उसका जीवन है, उसकी इतनी सजीव झलक प्रस्तुत कर दी हमने कि छोटी-सी घटना, कोई साधारण-सा कोई ऐसा प्रसंग, तो वो उसमें कल्पना के रंगों से उसको वो विशिष्ट बना देता है। तो ये जो मर्मस्पर्शी और कलात्मक शैली होती है, वो अभिव्यक्ति जिससे जीवंत हो जाती है, स्मृति चित्र जिससे जीवंत हो जाते हैं। तो ऐसी जो लेखन की विधा है, तो उसमें कथात्मकता, चित्रात्मकता, रोचकता ये सब कहानी कहने का एक जो किस्सा-गोई होती है, कहने का एक जो तरीका होता है, वो आपको उसमें दिखाई दे, तो मान लीजिए आप कि वो रेखा चित्र है, उसको हम संस्मरण नहीं कहेंगे। संस्मरण में और रेखा चित्र में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बहुत थोड़ा-सा अंतर होता है, लेकिन संस्मरण में जो है वो भाव प्रमुख होते हैं और रेखा चित्र में भाषा और शैली प्रमुख होती है। तो
दोनों ही विधाएँ जो हैं वो छोटी-छोटी घटनाएँ जो होती हैं वो भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और वो छोटी-छोटी घटनाएँ जो होती हैं वो उनकी हम अगर उपेक्षा करें तो हमको क्या वो होगा, कोई उससे विशेष अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो जो आगामी पीढ़ी है, वो वंचित रह जाएगी। अगर हम ऐसा कुछ जानते हैं, अगर हम ऐसे किसी महापुरुष से मिले हैं जो आज केवल पुस्तकों के और चर्चाओं के ही विषय हैं, लेकिन अगर आगामी पीढ़ी तक हम ये पहुँचाएँ कि वो जब हमारे घर आते थे तब क्या होता था? तब हम कैसे मिलते थे, आपको कैसे ये उनके लिए एक स्मृति के आधार पर जो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भाव कहना चाहिए संग्रहित हैं, उनको जब हम सामाजिक कर देते हैं, तो उसका लाभ फिर सभी लोगों को मिलने लगता है। तो साहित्य का उद्देश्य ही सिर्फ़ ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, उसको आप समाज में बाँट दें, उसको आप लोगों तक पहुँचा दें। कहीं न कहीं से किसी न किसी के लिए वो प्रेरणा स्वरूप काम आएगा और वो उससे कुछ न कुछ संदेश ग्रहण कर पाएगा। तो ये साहित्य की जो विधाएँ होती हैं। अगली विधा के रूप में हम ले सकते हैं जीवनी। हम लोग जब छोटे-छोटे थे, हम लोग के कोर्स में महापुरुषों की जीवनियाँ होती क साहित्यकारों की जीवनियाँ होती थी कोर्स में और उनके चरित्र का, उनकी जीवन का जो प्रभाव होता था, वो छोटे मन पे, बाल मन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता था। जब किसी भी मान लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी आई लिखने के लिए कोर्स में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी कोर्स में होती थी या गांधी जी की जीवनी लिखिए या आप सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखिए, सरोजिनी नायडू की जीवनी आती थी। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों के जो जीवन वृत्त होते हैं, ऐसे लोगों के जो जीवन की वो घटनाएँ होती हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं, ऐसे लोग तो किसी का जीवन वृत्त, किसी का जीवन वृत्त तो ख़ैर होता ही है। ख़ास तौर से हम उसको जब इसलिए लिखते हैं कि उसका जो जीवन का वृत्तांत है वो हम लोगों तक पहुँचा पाएँ क्योंकि जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बारे में जानना हमारा एक नैतिक दायित्व भी होता है। उसको लोगों तक पहुँचाना, अगली पीढ़ी तक उसके विषय में जानकारी देना, ये साहित्यकार का उद्देश्य है। तो जो कोई भी जीवनी लिखता है, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी के बारे में जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो उसका वृत्तांत प्रामाणिकता के आधार पर होना चाहिए। उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके माता-पिता के बारे में जानकारी आप उसके परिवार के उसके प्रमुख-प्रमुख जो उसके मित्र होते थे, जिन्होंने उसकी मानसिकता निर्मित करने में सहायता दी, ऐसे लोग जो होते थे, उन सब के बारे में इतनी प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, इतनी तथ्यपरक जानकारी होनी चाहिए कि जो कोई भी पढ़े उसको, वो ऐसा ना हो कि कुछ अधूरा हो या केवल काल्पनिक हो, आपकी बात पर भरोसा कौन करेगा? आप उस समय के जो लोग थे, जो उनके साथ रहे, जिनकी आप जीवनी लिख रहे हैं या उन पर जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उन सब के संदर्भ लीजिए। उन सब से वो प्रामाणिक जानकारी, उन सब के इंटरव्यूज़ लीजिए और जो तथ्यपरकता प्रमुख है, जो उसके प्रामाणिक आधार हैं, उनको संकलित करके किसी के भी जीवन का वृत्तांत हमेशा लिखना चाहिए। तो जीवनियाँ जो होती हैं वो जीवन से जीवन से संदेश प्राप्त हम कैसे करें? किसी को भी हम महापुरुष कैसे कहते हैं? क्यों वो सामान्य पुरुष से महापुरुष बन जाता है? उन कारणों को हम खोजना चाहिए। जीवनी हम किसी की भी अगर लिखें तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ की उपेक्षा ना हो जाए। कोई महत्वपूर्ण पक्ष ऐसा ना हो कि जिसकी हमने उपेक्षा कर दी। तो चाहे साहित्यकार हों, चाहे राजनेता हों, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे किसी भी क्षेत्र का वो व्यक्ति हो जिसने समाज के लिए कुछ किया है, तो उसका जीवन हम प्रेरक कैसे बना दें? उसने तो जो काम किया वो इसलिए नहीं किया कि कोई मेरे ऊपर जीवनी लिखे। लेकिन हम हिंदी के विद्यार्थियों का ये दायित्व है, हम हिंदी के पाठकों का ये दायित्व है कि उनके जीवन से हम आगामी पीढ़ी को लाभान्वित करें। कैसे करें? ये हमारा दायित्व है। हमारी हमारी लेखनी, हमारा शब्द कौशल, हमारा जो कहना चाहिए हमारा जो विवेचन का तरीका है उसके जीवन का, उसमें क्रमबद्धता ज़रूर होनी चाहिए।
ये नहीं कि हम सब पहले ये लिख दिया कि उनकी मृत्यु कब हुई, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, है ना? उनके आखिरी में उन्हें कौन-कौन से पुरस्कार मिले, क्या हुआ, क्रम से। जैसे-जैसे उनका जीवन बीता, उसी क्रम से उसमें उसको विचारों की क्रमबद्धता, भावनाओं की क्रमबद्धता, शब्द चयन की क्रमबद्धता, तो जीवनी में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है? तो ये जीवनी इसलिए लिखी जाती हैं, जिससे हम महापुरुषों के जीवन से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अवगत करा सकें और उनको भी एक प्रेरणाप्रद स्तंभ के रूप में शामिल कर सकें। अगला जो विधा है, इसको हम कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? वो भी होती जीवनी की ही तरह से है, लेकिन इसमें लेखक स्वयं जो है वो एक पात्र होता है, क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिख रहा है। उसमें प्रामाणिकता अधिक होती है। कोई दूसरा लिखेगा तो कुछ छूट भी सकता है, लेकिन जो जो लोग आत्मकथाएँ लिखते हैं, वो जो होता है वो उसको अधिक प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वे स्वयं उसमें पात्र के रूप में आपके साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्ट उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? लेखक स्वयं अपने बारे में जब कुछ बताता है, लेखक स्वयं जब अपने बारे में जानकारी देता है, तो वो अपने जीवन की उन घटनाओं को लेके आता है, जिनसे आप कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना जीवन कैसे उन्होंने जिया, ये वो स्वयं लिखते हैं। तो आत्मकथात्मक शैलियों के जब अपन प्रकार पढ़ते हैं, गवेषणात्मक शैली, मूल्यांकन पर, तो उसमें एक शैली होती है आत्मकथात्मक शैली। ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि लेखक स्वयं एक पात्र के रूप में उसमें उपस्थित है। तो जो सांस्कृतिक स्थितियाँ, उस समय की सामाजिक स्थितियाँ, उस समय की राजनैतिक स्थितियाँ, उस समय की जितने भी ऐसे तो जो चरित्र नायक होता है, वो वो उन सारी चीज़ों को इस तरह से लिपिबद्ध करता है कि आप उस समय में पहुँच जाते हैं। आप उस अतीत का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो लेखन शैली जो कह है वो कैसी है? उनका जीवन आपके लिए कब उपयोगी बनेगा? जब आप उससे कुछ सीख पाएँगे। तो जो लेखक होता है, वो ज या जो भी चरित्र नायक होता है, वो उसमें स्वयं जो है वो पात्र के रूप में उपस्थित। तो जो लेखक होता है उसका सूक्ष्म विश्लेषण, अपने स्वयं का मूल्यांकन वो करता है, तब अगर वो अपने उसमें अपने मुझ में क्या-क्या कमियाँ थी जिनके कारण मुझे आगे क्या-क्या दुष्परिणाम उसके भुगतने पड़े। अगर इतना भी लिखने की वो साहस रखता है, तो उसकी आत्मकथा समाज के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि हम भी सीख सकते हैं कि अगर हमने भी ऐसी गलती की, तो हमें भी उन्हीं दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा उनको करना पड़ा। तो उसकी सामाजिक उपयोगिता तभी हो जाती है, जब उसमें कुछ प्रेरणा छुपी होती है। तो समाज के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन की प्रमुख-प्रमुख घटनाएँ और उनके जीवन संघर्ष से हम उसमें परिचित होते हैं। तो समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं वो, और अप सुख-दुःख, उनके जीवन के अभावग्रस्तता, उनके जीवन की वैभव, उनके जीवन का संपन्नता, उनके जीवन के मित्र मंडली, उनका सब कुछ हमारे सामने उन विद्वज्जनों का जो आत्मकथाएँ होती हैं, जो महापुरुषों की आत्मकथाएँ होती हैं, उनको पढ़ के हमको ये सीखना चाहिए कि जीवन संघर्ष में जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आईं, उन सब में भी कैसे अडिग रहा जाए। कैसे उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करके हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। जीवन केवल निराशाओं का ही नहीं नाम होता है, और निराशाओं में से भी कैसे आशा की किरणें फूटती हैं और अपने जीवन को हम चोटी तक ले जा सकते हैं। तो ये अ, तो आपको पता है सारी गद्य विधाओं का जो आरंभ है, वो सब भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हुआ था। वो भारतेंदु युग से ही सारी विधाएँ निकली हैं। तो भारतेंदु जी ने सबसे पहले जो लिखी थी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस नाम से उनकी आत्मकथाएँ थी। ये उनका जब आप विकास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें। उसके बाद फिर 1901 में अंबिका दत्त व्यास अंबिका दत्त व्यास जी ने अगली आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने जिसका नाम उन्होंने निज वृत्तांत रखा। निज माने अपना, वृत्तांत, है ना? फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे श्रद्धानंद जी की आत्मकथा आई, उसमें कल्याण मार्ग का पथिक, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। फिर और आगे चले ये आपने कहा ना मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास जी की आई आत्मकथा, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा आई। राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा आई, राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा, है ना? यशपाल जी ने लिखी अपनी आत्मकथा, उसमें सिंहावलोकन के नाम से आई वो। फिर महात्मा गांधी की आत्मकथा आई, सत्य के प्रयोग, अपन सब जानते हैं, है ना? तो ये सब महत्वपूर्ण हमारी वसीयत और विरासत, श्री राम शर्मा आचार्य की वो आई।
तो ये आत्मकथाएँ ऐसी हैं जिनको पढ़कर हमें उस युग की, उन परिस्थितियों की और उस सब की हमको जानकारी मिलती है कि कैसे कम से कम साधनों में, कितने अभावों में इन महापुरुषों ने समाज के शलाका पुरुष बन गए। है ना? हम कहते हैं कि हमारे पास ये अभाव है, हम पे ये साधन की कमी है, हम पे अच्छा पेन नहीं है, हमारे पास अच्छी टेबल नहीं है पढ़ने की, हमारे पास अलग कमरा नहीं है, ना जाने क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, हम केवल उन्हीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन उन सब अभावों के साथ भी जीवन को जो है वो लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी पत्र साहित्य है, उसका भी साहित्यिक जो उद्देश्य है उसका यही है। पत्र साहित्यिक है, डायरी लेखन है ना? यात्रा साहित्य है, ये सब सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्रा साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि एक जना यात्रा करके आता है, उसके बाद जब उसका विवेचन करता है, उसका विवरण करता है, तो उस यात्रा में हम भी शामिल हो जाते हैं, हम भी वो सारी चीज़ें घूम आते हैं। बशर्ते लेखन की शैली इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि हम उसके अंग बन जाएँ। तो पत्र साहित्य बहुत सारे पत्र साहित्य ऐसे हैं जो किसी ने लिखे पिता के पत्र पुत्री के नाम या विवेकानंद जी का पत्र है, ये सब साहित्य बन जाते हैं। क्यों? कुछ हमारे आत्मीयजनों के लिखे हुए पत्र होते हैं। पहले पत्र ही लिखे जाते थे। माएँ अपनी बच्ची को जब पत्र लिखती थी तो उसमें ना जाने कितनी दुनिया भर के शिक्षाएँ सीख दे देती थीं कि अपने ससुराल में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या नहीं करना। तो ये जीवन जीने की कला सिखाने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इतने सारे उसके हम आयाम देख सकते हैं कि आज का जो लेखन है वो इतने तरह का हो गया है कि मीडिया लेखन में तो इतने तरह के लेखन हो गए हैं, उन सबको हम अलग-अलग विधाओं के रूप में पढ़ सकते हैं। वार्ताएँ हैं, वृत्तचित्र हैं, ठीक है? आलोचना अपने आप में एक पूरा गद्य विधा है। तो शोध लेखन जो होता है वो उम, लेखन क की जो शैलियाँ होती हैं उसमें गवेषणात्मक शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी कुछ आप लिखें वो खोजपरक तरीके से लिखें, तो आपका लेखन हमेशा प्रामाणिक होगा और आप समाज के लिए उपयोगी भी होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए? कोई विधा छूट रही हो तो पूछिए? जी मैम मैम निबंध लिखते समय हमें हुँ, अक्सर मतलब ये डाउट रहता है कि हम कैसे उसको शुरुआत करें कि हुँ, रोचकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। हुँ। फिर उसके बाद एक ये चीज़ समझ नहीं आती मैम जो कि अभी हमें क्या हेडिंग को लेके चलना चाहिए निबंध में या ये चीज़ें अब हमारे लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं तो हमें केवल केवल कंटेंट को उस तरीके से डिज़ाइन करते हुए चलना चाहिए? बेटा शीर्षक जो होता है, उसी की तो अब विषय तो सबसे प्रमुख चीज़ है ना कि आप किस विषय पे लिख रहे हैं। जब तक आप उस विषय को नहीं सामने रखेंगे, तब तक आप उसके विषय में कैसे उसको मतलब उद्देश्य कैसे निर्धारित करेंगे आप उसका? उसका मैम विवेचन कैसे करेंगे? तो जी मैम। आरंभिक जो होता है तरीका, उसमें सबसे पहले आपको अपने विषय का परिचय देना चाहिए। है ना? अपने विषय का महत्व बताइए, जो प्रस्तावना होती है ना, प्रस्तावना का मतलब ही होता है, प्रस्तावना में आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं, उस विषय की उसका महत्व बताइए, उसकी सामाजिक उपयोगिता बताइए कि इस विषय को आपने क्यों चूज़ किया लिखने के लिए, ठीक है? तो वहीं से रोचकता आरंभ हो जाती है, लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है कि अरे वाह! ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, ना? मैम तो हुँ, इसमें जैसे कि ना हम हेडिंग की बात करें, जैसे हुँ, मान लीजिए हम उपसंहार ही लिख रहे हैं, तो क्या उसको हुँ। हेडिंग करके बताना चाहिए कि अब हमने उपसंहार लिखा, फिर डैश किया, फिर उसके बाद उपसंहार ले रहे हैं? आई थिंक ये तो अब हमें नहीं फॉलो करना चाहिए ना? स्कूल स्कूल के बच्चों तक होता है ये। हाँ प्रस्तावना मैम। लिखिए, डैश लगाइए, एक एरो बनाइए, जी। फिर प्रस्तावना हाँ। लिखिए, है ना? मैम ये एक्चुअली ना अभी भी बहुत सारे लोग हैं हेडिंग ना डालना ज़रूरी एक्चुअली कंपटीशन के टाइम पे डाउट में डाल ही देते हैं कि नहीं नहीं है। वो ऐसा लिख के आई थी तो उनको अच्छे नंबर आए तो मैंने कहा नहीं ये तो चीजें कब की छूट गई हैं तो एक बार अब मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगी तो इस वक्त मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा पूछ लूं मैं उस आपसे उस पे आप ये मत वैसे लिखिए प्रस्तावना, आप लिखिए विषय का महत्व, जी ठीक मैम। है ना? मैम एक चीज़ और जैसे कि कभी-कभी बताया जाता है कि जैसे हम अगर मान लीजिए हमको है ना स्पेशली जब बच्चों को वो काम पे लगा दिया जाता है ना, तो उससे रिलेटेड कोई आता है या फिर बेरोज़गारी से संबंधित कोई आते हैं, तो उसमें कहते हैं कि आप है ना कोई ऐसी कहानी जैसा लिखिए कि है ना मैंने ऐसी भीड़ देखी, इतने लोग ला मतलब जो ट्रेन वाला इंसिडेंस है
कि बच्चे भर-भर के जा रहे हैं, ये आज का हमें माहौल दिखाता है कि कितनी बड़ी बेरोज़गारी की समस्या सामने आ गई है। मीन्स आपने कोई भी न्यूज़ देखी है तो पहले उस बाल न्यूज़ को मज़दूरी, देख लीजिए और बाल फिर उस मज़दूरी न्यूज़ की के बात बाद कर रहे हैं? जी मैम, बाल मज़दूरी और बेरोज़गारी भी, तो मैम पहले हुँ, पूरा न्यूज़ का एक थोड़ा-सा कंटेंट बता दिया 50 शब्दों में, फिर उसके बाद हुँ। हमने अपना स्टार्ट किया। तो क्या मैम ये तरीके सही रहते हैं? इससे मतलब उसको ऐसा एक देखिए, कभी-कभी बाल ऐसा लगता है कि मज़दूरी भाई पे अगर आप बाल मज़दूरी का जहाँ तक सवाल है, बाल मज़दूरी पर अगर आप निबंध लिख रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि बाल मज़दूर क्यों बनते हैं, है ना? माता-पिता जी, कैसे लालच में आ जाते हैं, बच्चों की भविष्य की उनको चिंता नहीं, स्कूल जाएँगे तो काम कौन कराएगा हमारे संग, नहीं तो 4 घर काम करेंगे तो वो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये जो संकीर्ण सोच होती है माता-पिता की, जिसमें वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना? ये इस तरह जी के जो मैम। कारण होते हैं वो बताइए। फिर हम काम करना नहीं चाहते, बच्चों से काम कराते हैं, है ना? बड़े लोग हुँ, ज़्यादा पैसा माँगेंगे, बड़े लोग अपने हुँ। अधिकारों के प्रति सचेत हो जाते हैं, छोटे बच्चों से काम करवाओ तो जैसा उनसे कहो उतना मेहनत करवा लें। तो ये जो हमारे स्वार्थ होते हैं, हमारे जो लालच होते हैं, इन सब की वजह से बाल मज़दूरी के बहुत सारे कारण होते हैं। फिर आप उसको रोकने के लिए कि शासन क्या कर रहा है, सामाजिक संस्थाएँ क्या कर रही हैं, हमारे क्या दायित्व हैं, उनको उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। फिर उनको क्या-क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए बच्चों को, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएँ क्या योगदान दे सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के आप उसको ये कर सकते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। तो कोई भी विषय जिसको भी आप लें, तो उसमें पहले आप विषय का महत्व बताइए, उसके कारण लिखिए, उसके लाभ लिखिए, हानियाँ लिखिए, उसके बाद फिर मूल्यांकन परक शैली में अंत में उपसंहार लिखिए, तो उसमें आप कुछ निष्कर्ष दीजिए, है ना? जी मैम, ये अब ये पूरा एक अब तो मैम पूरा सीक्वेंस पता चल गया तो अब दिक्कत नहीं आएगी निबंध लिखने में। यही होता है बेटा, निबंध के तत्व क्या हैं, ये अपन को पता नहीं होता है और फिर जब निबंध अच्छा नहीं लिख पाते अपन, तो अपन कहते हैं हमारे इतने नंबर से रह गया। जी मैम, समझ नहीं आता है मैम अब कहाँ पे उसको डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाना है, हमसे और क्या एक्सपेक्ट किया हुँ, जा रहा है। लेकिन अब हुँ, समझ में आ गया कि है ना जब हम महत्व को पकड़ लेंगे तो उसके फिर इर्द-गिर्द ही हम सारी चीज़ें बैलेंस करते चले जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ, बोलिए आप हैंड मैम राइज़ कर रहे थे, बोलिए बेटा। मैम ये सोनेट के बारे में जानना चाह रहे थे कि सोनेट क्या होता है? सोनेट जैसे मैम त्रिलोचन शास्त्री जी को कहा जाता है कि सोनेट लिखने के लिए फ़ेमस हैं, तो वो सोनेट अरे! क्या है? वो लंबी-लंबी कविताएँ होती हैं उसके लिए कल्पना के आधार पे लंबी-लंबी कहानियाँ लिखी जाती हैं। वो कविताएँ कम गद्य काव्य टाइप होता है वो सोनेट कोई भी ऐसी विशेष विधा नहीं है जिसके लिए अपन उसके कोई अलग से तत्वों की वो किए गए। नया काव्य जब से आया ना समकालीन काव्य जिसमें प्रयोगवादी तो उसमें हर क्षेत्र में प्रयोग किए गए। तो शिल्प के क्षेत्र में जो प्रयोग किए गए उसमें उसको किसी को में उसको चंपू काव्य कहा दिया गया, किसी में उसको सोनेट कह दिया गया, किसी में उसको गद्य काव्य कह दिया गया, किसी में उसको रबड़ छंद कह दिया गया। तो वो शिल्प के आधार पर एक नया वो बना दिया है, सोनेट और कोई विशेष नहीं होता। जी, जी मैम, मतलब काव्य का ही एक प्रकार है। काव्य का एक प्रकार होता है, गद्य काव्य का। ये प्रयोगवादी में शुरू हुई है ये सब चीज़। तो जो जी, जी। काव्य की जो एक निर्धारित परिपाटी थी, उससे हटकर कुछ उसमें नया जोड़ के एक नई विधा तैयार कर